अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी हैवान के गले में पड़ी जंजीर के दूसरे सिरे पर कभी जानवर नहीं होता। ये शर्फ अशरफुल मखलूक़ात को ही हासिल है कि उसके गले और पैरों में पड़ी मरई और गैर मरई जंजीरें हमेशा हम नफ्सों के हाथ में रहीं। पहले दौरे ग़ुलामी के दो किरदारों पर नज़र डालते हैं, जिनमें से निस्बतन कमज़ोर ने आज़ादी के लिए ख़ुद को बॉक्स में बंद किया और दूसरे ने बगावत का मुकफ़ल पंडोरा बॉक्स खोला। स्याह फाम हेनरी बॉक्स ग़ुलामी में पैदा हुआ। माँ बाप बचपन में फ़रोख्त हो चुके थे। 1849 का अमेरिका माजी के मुकाबले में ग़ुलामों के लिए कुछ बेहतर हो चुका था। कुछ रियासतों में आज़ादी थी, ताहम वर्जीनिया में ऐसा नहीं था। मालिक ने इसकी एक लौंडी से शादी भी कर दी। वो हर वक्त मालिक को दरख्वास्त करता कि उनको कभी अलग अलग फ़रोख्त ना करे, जिस पर मालिक हमेशा ओके कहता। उसके 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन फिर अचानक मालिक ने उसके बीवी बच्चे किसी के हाथ बेच दिए। हेनरी को बहुत दुख हुआ। बगावत तो बेचारा क्या करता, उसने पेंसिल्वानिया भागने का प्रोग्राम बनाया जो कि आज़ाद रियासत थी। एक हमदर्द गोरे की मदद से उसने खुद को 3 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े लकड़ी के संदूक में बंद किया और इस पर पेंसिल्वानिया इंसानी हकूक़ के इदारे का पता लिखा, और उसके दोस्तों ने उस बॉक्स पर खुश्क अशिया लिख कर पार्सल कर दिया। उस वक्त स्याह फाम गाड़ियों में सफ़र नहीं कर सकते थे। संदूक के अंदर सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। इस दौरान वैगन, ट्रक, कश्ती और ट्रेन पर बॉक्स लादा जाता रहा। अगरचे उसके ऊपर हैंडल विद केयर और दिस साइड अप दर्ज था, लेकिन लादने वाले खातिर में ना लाते। और हेनरी ने घंटों ऐसा सफ़र किया जिसमें कभी सर नीचे होता और कभी पेट। 27 घंटे के तवील सफ़र के बाद वो पेंसिल्वानिया पहुंचा, जिसे उसी इदारे के एहलकारों ने खोला और हेनरी ने पहली बार आज़ाद फ़िज़ा में सांस ली, और उस दिन से लफ्ज़ बॉक्स हेनरी के नाम का हिस्सा बना। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे ज़ोर आवर ग़ुलाम की तरफ, जिसने सल्तनत रोम का रोम उधेड़ डाला। 71 कबले मसीह में स्पार्टक्स ने ग़ुलामी में होश संभाला। उसने कानों में काम किया और अस्तबलों में भी। उस वक्त उमरा की तफरी ग़ुलामों की लड़ाई होती थी, जिनमें से बिला आखिर एक ने मरना होता था। ग़ुलामों पर भूखे शेर भी छोड़े जाते। जब तक उनकी जदोजहद ज़िंदगी जारी रहती, खेल भी जारी रहता। चूँकि स्पार्टक्स मजबूत जिस्म का मालिक था, इसलिए उसे भी तरबियत दी गई। उसने अपने कई साथियों जिन्होंने उसके साथ तरबियत हासिल की थी को मैदान में कत्ल किया। एक लड़ाई से कबल उसे ख्याल आया कि अगर हम लोगों को खुश करने के लिए लड़ सकते हैं तो आज़ादी के लिए क्यों नहीं। वो लड़ाई उसने बोझल दिल के साथ जीती, क्योंकि उसका एक साथी कम हो गया। यही बात उसने साथियों को समझाई कि कब तक हमें लड़ने के लिए निकाला जाता रहेगा, हम लड़कर निकल क्यों नहीं सकते। उन्होंने मिलकर अमले पर हमला किया और फरार हो गए। बाहर के किसान और दीगर गरीब लोग भी उनके साथ मिल गए। यूं बादशाहों के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई, जिसने रोम को हिला कर रख दिया। कई माह तक उन्होंने नाक में दम किए रखा, लेकिन फिर धोखे से स्पार्टक्स को घेर कर शाही फौज ने कत्ल कर दिया और 6000 साथियों को सड़क किनारे हाथों और पैरों में कीलें ठोक कर मसलूब किया गया। लेकिन उस वक्त सब पुकार रहे थे कि हम स्पार्टक्स हैं। दोस्तों, इन वाक़यात से साबित होता है कि इंसान फितरी तौर पर आज़ाद है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सवालात कि ग़ुलामी कब, कैसे और कहाँ शुरू हुई, इस सूरत में ज़्यादा अहम हो सकते थे अगर ग़ुलामी ख़त्म हो गई होती, लेकिन ये आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन चलें फिर भी नज़र डालते हैं कि ग़ुलामी की इब्तदा कैसे हुई। इंसानी ज़िंदगी के साथ ही इसका सिलसिला शुरू हो गया था। रोम के अलावा यूनान के अदवार ग़ुलामी बहुत मशहूर हैं, ताहम कुरे अर्ज़ का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ ग़ुलामी ना रही हो। माजी बईस से सिर्फ नज़र करते हुए गुज़रे 200-250 साल पर निगाह डाली जाए तो गाम्बिया, नाइजीरिया और अफ्रीका में जगह जगह ऐसे जाल नज़र आते हैं जो स्याह फामों को पकड़ने के लिए बिछाए जाते थे। जंजीरों में जकड़ कर अमेरिका, यूरोप ले जाए जाते, जहाँ ख़रीदो फरोख्त होती। उनको सिर्फ इतना खाना मिलता कि जिससे वो काम करने के काबिल रहते। 18वीं सदी में फ़्रांस में ऐसा कानून बाकायदा पास हुआ जिसके मुताबिक किसी आज़ाद इंसान से लड़ाई करने पर ग़ुलाम को सज़ाए मौत दी जाती। भाग जाने वाले ग़ुलामों को पकड़कर उनके कान काट दिए जाते और जिस्म दागा जाता। 3 बार मुसलसल भागने वालों के लिए मौत की सज़ा रखी गई। अगरचे दौरे ग़ुलामी में भी हकूक़ की आवाज़ें उठती रहीं जो मिनमनार से ज़्यादा ना उभरतीं।
تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو احساس ہوتا گیا اور مختلف ممالک نے بتدریج غلامی پر پابندی لگا دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپی اقوام نے 2 کروڑ 10 لاکھ سیاہ افہاموں کی تجارت کی، جس میں برطانیہ کا حصہ 30 لاکھ ہے۔ 1807 میں برطانیہ نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا اور 2007 میں اس کی 200ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا تھا، انسانوں کو غلام بنانا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ برطانیہ، فرانس، پرتگال اور دوسری یورپی طاقتوں نے 19ویں صدی کے وسط تک اپنے ہاتھوں غلامی ختم کی، تاہم نو آبادیاتی دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امریکہ نے 1862، ہالینڈ نے 1863 میں غلامی کو ختم کیا، اسپین نے 1866 میں غلاموں کی تجارت پر پابندی لگائی، پورٹوریکو میں 1873 میں غلامی کا خاتمہ ہوا، کیوبا میں غلامی کے خاتمے کا سال 1886 ہے اور اسی سال برازیل میں غلامی اختتام کو پہنچی۔ میڈغاسکر میں یہ سلسلہ 1896 میں انجام کو پہنچا۔ فرانس نے مئی 2001 میں ایک قانون بنایا جس میں غلامی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا اور 23 اگست کو غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا عالمی دن قرار دیا۔ پاکستان میں بھی 1973 کے آئین کی شق 11 کے تحت غلامی کے تصور کو ختم کر دیا گیا اور اسے غیر انسانی اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ دوستو، اگرچہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن حقیقی معنوں میں نہیں۔ آج غلاموں کو جال بچھا کر نہیں پکڑا جاتا لیکن جال بہرحال موجود ہے۔ اب افراد نہیں قوموں کو غلام بنانے کا چلن ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چھوٹے ملکوں کے وسائل پر قبضہ، قرضے اور سود کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے۔ جولائی 2017 میں لندن سے یہ خبر آئی کہ وہاں غلامی اب بھی ہو رہی ہے۔ سکاٹ لینڈ یارڈ کے انسداد غلامی یونٹ کے سربراہ چیف انسپکٹر فل بریور نے کہا تھا کہ لندن میں ہوٹلوں اور زیر تعمیر عمارتوں میں لوگوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے، معاوضہ نہیں دیا جاتا، پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ جبری مشقت کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محنت کی عالمی تنظیم ILO کے تعاون سے واک فری فاؤنڈیشن کی جانب سے پچھلے سال جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ سے زیادہ افراد غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 58% تعداد چین، پاکستان، بنگلہ دیش اور ازبکستان میں آباد ہے۔ امریکہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں غلامی کی جدید شکل میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح چھوٹی سطح پر بھٹے اور بعض فیکٹریاں بیگار کیمپس کے طور پر کام کر رہی ہیں، جہاں مزدوروں کو اس طرح سے جکڑا جاتا ہے کہ وہ واجب الادا پیسوں کی وصولی کے لالچ میں کام کرتے جاتے ہیں اور مزید پھنستے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔